नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। प्रश्न यह है कि क्या धरती वाकई में डूबने वाली है? क्या जो लैंड, माउंटेन्स, प्लेट्यूज जिनको हम देखते हैं, क्या वो वाकई में डूब जाएंगे? क्या ये वाकई में हो रहा है या फिर सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? आइए चेक करते हैं कि हर बार जब ऐसी खबर आती है कि आर्कटिक या अंटार्कटिक अगर कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहा होता है, वहां का जो आइस शेल्फ है मेल्ट हो रहा होता है, तो क्यों ऐसी कवायदें चालू हो जाती हैं कि धरती डूबने वाली है? समझने की कोशिश करते हैं कुछ मिनटों में। आपके सामने दो इमेज है। इमेज इस बात का प्रूफ है कि इस पूरे अंटार्कटिका के आसपास आइस लगभग जमा रहती है और ये आइस मेल्ट हो रही है बड़ी तेजी से। और ये जैसे जैसे मेल्ट हो रही है, इस अंटार्कटिका के आइस शेल्फ पे भी संकट है। आप देख सकते हैं यहां पे रिमेनिंग आइस दिखा रहा है ब्लू कलर से। ये देखिए वेडल सी का ब्लू कलर से रिमेनिंग आइस है और ऑरेंज लाइन दिखा रहा है कि कैसे एक आइस एज बना हुआ था जो हमेशा से एग्जिस्ट करता था, पर आज वो कुछ एरिया में लिमिटेड रह गया। आप अगर इस पूरे पार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं आइस बस आपको यहां दिख रही है, बाकी मेल्ट हो चुकी है। जैसे ही आइस मेल्ट होगी सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट, तो जो आइस यहां पे जमा है एज अ शेल्फ, वो भी गलने लगेगी। और ये पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से हो रहा है। आप इस इमेज को अगर देखेंगे तो एक चीज और तय है कि वेस्टर्न भाग में बहुत ज्यादा गर्म, मतलब गर्म इनके हिसाब से रिलेटिवली की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। स्केल में अगर आप देखें तो लगभग जो चेंज इन टेम्परेचर है कहीं ना कहीं +3 तक, +2 तक यहां दिख रहा है, जो भी एवरेज टेम्परेचर वहां आइस बनाने के लिए रहना चाहिए। तो आइस अगर मेल्ट कर रही है मेरे आसपास की और शेल्फ मेरा अगर खतरे में है, तो दिमाग में तो यह बचता है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ अगर मेल्ट होगा तो क्या हो सकता है। आइए चेक करते हैं। आपके सामने फिर से मौजूद है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अंटार्कटिका है मेरा और ये आर्कटिक है। आर्कटिक और अंटार्कटिका में बहुत बड़ा फर्क है। आर्कटिक की अगर आप बात करें तो आर्कटिक एक ओशन है जो कि कॉन्टिनेंट से सराउंडेड होता है, पर अंटार्कटिका खुद में एक कॉन्टिनेंट है जो कि ओशन से सराउंडेड है। तो फर्क इस बात का है कि ये पूरा कॉन्टिनेंट है जिसे पूरी बर्फ की परत जमा है, और ये एक ऐसे सी से सराउंडेड है जहां पे खुद आपको आइस देखने को मिलता है। यहां पे ये आर्कटिक मेरा ओशन है जो कि कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है। फर्क इस बात का है कि यहां पे जब बर्फ बनती है विंटर सीजन में तो कोई बाधा नहीं है। यहां लैंड होने के कारण बाधा दिखती है, इसीलिए आर्कटिक आइस मेल्टिंग बड़ी तेजी से है और वो रिकवर भी नहीं कर पा रही है जितना कि अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। तो अंटार्कटिका के बाद खुद के पास एक मैकेनिज्म है कि वो अपनी आइस को खुद से रिगेन भी करता है, परंतु आर्कटिक के पास वो मैकेनिज्म नहीं है। समझने की बात यह भी है कि क्या रीजंस हैं कि अंटार्कटिका, आखिर जो आइस वहां जमती थी वो मेल्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? दो चीजें निकल के आ रही थी। वेस्टर्ली विंड बड़ी पावरफुल हो चली हैं और इन स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स की वजह से कहीं ना कहीं आइस रिट्रीट कर रही है। अगर वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग रहेंगी, हवाओं के कारण हो सकता है फिशर बनेगा, क्रैक बनेगा, या जो भी है उसके कारण आपका मेल्टिंग वहां पे लगातार हो रही है। दूसरा, एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को अब हम नकार नहीं सकते, और अगर एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पूरी धरती का ही बढ़ेगा। और इस एयर टेम्परेचर के कारण अगर जरा सा भी राइज हो रहा है टेम्परेचर, तो ये बहुत वल्नरेबल होते हैं, पहले मेल्ट करते हैं। इंक्रीजिंग लॉस ऑफ आइस एक्सपोजेस आइस शीट्स एंड देयर ग्लेशियर्स टू वेव्स। यहां पे सर्कुलेशन चेंज होगा। आइस अगर मेल्ट हो रही है तो जो अब मेरा आइस शेल्फ है, ग्लेशियर्स है, उस पर डायरेक्टली वेव्स आके हिट करेंगी, उसको भी क्रैक करेंगी, उसको भी ब्रेक करेंगे और उसको भी मेल्ट करेंगी। तो मेरा सी आइस होना बहुत जरूरी था, नहीं तो मेरा अंटार्कटिका एज अ कॉन्टिनेंट दैट इज हैविंग द शीट ऑफ आइसेस माइट गो अवे और ग्लेशियर्स वहां से ब्रेक होके जाने लगेंगे। और ये नई बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक तरह से मेरा अंटार्कटिका एक साइकिल में चलता है। समर आते आते बर्फ वहां पे गलने लगती है, विंटर आते आते बर्फ जमा होने लगती है। पर गंभीर बात यह है कि 2022-23 का अगर आप एवरेज देखें तो बर्फ बहुत हद तक गल चुकी है। अगर आप एवरेज देखें 2013-14 में भी अगर देखें तो बहुत अच्छा था,
पर यह घटता ही चला जा रहा है। मतलब यह घटने का मतलब है कि समर जैसे ही वहां पे आ रहा है, आइस आपकी गल रही है, क्योंकि समर में हो सकता है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। हालांकि ये वापस से जैसे ही वहां विंटर होगा, वापस से ये मेल्टिंग स्टॉप होगी और आइस वापस से एक्यूमुलेट होना चालू होती है। परंतु ये इतना जो मेल्ट हो रहा है, इसको अब आइस बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वाटर आपका आइस बनाएगा तो सॉल्ट को बाहर छोड़ देगा, और ये सॉल्ट जो होता है वो सैलिनिटी बढ़ाएगा वहां पानी की। ये सैलिनिटी कोशिश करता है पानी की डेंसिटी बढ़ा देता है, और फिर डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगी पानी नीचे की तरफ बढ़ेगा और एक करंट सिस्टम चालू हो जाता है। जितना ज्यादा पानी मेल्ट होगा या जितना ज्यादा ये मेल्ट होगा आइस, उतना ज्यादा पानी, उतना ही ज्यादा सॉल्ट और उतनी ही ज्यादा डेंसिटी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे सर्कुलेशन में चेंज आएगा। दिस मेल्ट कैन ब्रीड अनदर मेल्ट, और यही देखने को मिल रहा है। तो अंटार्कटिका कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रह गया है और वो मेल्ट बहुत तेजी से कर रहा है। हम आपको कुछ और उदाहरण दिखा दें। अगर आप हमसे डायरेक्टली पूछें कि सर इश्यूज ऑफ मेल्टिंग क्या है, तो सबसे बड़ा इशू जो हमें लगता है, आपके आइस सरफेस से सन की रेडिएशन टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और उसको अल्बीडो इफेक्ट कहा जाता है, जो धरती पे आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर ये मेरा कम हो गया, मतलब रेडिएशन ज्यादा अगर धरती एब्जॉर्ब कर ली, रिफ्लेक्ट कम करेगी, टेम्परेचर और बढ़ेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू राइजिंग टेम्परेचर बिकॉज ऑफ अल्बीडो कमिंग डाउन। सेकेंड, कॉजेज राइज इन द सी लेवल। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कितना लेवल बढ़ेगा, पर राइज इन सी लेवल हो सकता है। करंट सर्कुलेशन चेंजेस, जो करंट आपका सर्कुलेशन है वो चेंज हो जाएगा, ओशनिक करंट्स का। चौथा, कार्बन साइकिल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपके पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा वो सब चेंज होने लगता है। ये सब चेंज हो ही रहे थे कि हमें एक और खबर आती है। एक डूम्सडे करके ग्लेशियर है वेस्ट अंटार्कटिका में, जिसको आप थ्वेट्स नाम से भी जानते होंगे। थ्वेट्स ग्लेशियर, इसका साइज ब्रिटेन जितना बड़ा है, और कहा जा रहा है कि इस वर्ल्ड फास्टेस्ट चेंजिंग ग्लेशियर से बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है। इसके मेल्ट होने का कारण बताया जा रहा है कि वार्म वाटर इसके नीचे कहीं पे वार्म वाटर जाके इसको पिघला रहा है, और अगर ऐसे ग्लेशियर्स ब्रेक ऑफ करते रहे तो अंटार्कटिका बचेगा नहीं। इसके मैग्नीट्यूड समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए। ये मेरा थ्वेट ग्लेशियर है, और आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर लगभग आप कंपेयर कर सकते हैं विद द साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और आपका अंटार्कटिका पूरा अगर आप देखें तो 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि यूरोप से कितना बड़ा है। तो ये अंटार्कटिका मेरा वाकई में इतना यहां पे आइस अगर आप सोचिए रखे हैं, 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो उसकी अवधि है, इतना उसका स्पैन है, जिसका मतलब कि इट हैज ग्रेट आइस। और अगर ये मेल्ट हुआ तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी। कहा जाता है कि अगर थ्वेट्स ग्लेशियर बस मेल्ट कर जाए तो 1 मीटर तक पानी तुरंत बढ़ जाएगा। अगर कुछ और ग्लेशियर आसपास के मेल्ट कर गए तो 3 मीटर तक पानी बढ़ जाएगा। कहां का? सी लेवल राइज कर जाएगा। द यू स्टैटिक चेंजेस इन द सी लेवल, और वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 मीटर के आसपास। क्या इससे घबराने की बात है? देखिए, सी लेवल राइज से घबराना तो है, उन लोगों को ज्यादा घबराना है जो आसपास कोस्टल एरियाज के रहते हैं, उनको ज्यादा घबराना है। हम आपके लिए कुछ लेके आए, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। प्लीज हैव दिस। If all the ice covering Antarctica, Greenland, and in mountain glaciers around the world were to melt, sea level could rise by 70 meter. अगर ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये सब अगर आइस हम मेल्ट करा दें तो 70 मीटर तक बढ़ सकता है मेरा सी लेवल। कितना भयानक हो सकता है, आइए चेक करते हैं। इमेज के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, अगर 5 मीटर मेरा बढ़ता है सी लेवल, तो आप देख सकते हैं बहुत चीजों में पानी इंक्रोच करने लगा होगा। अगर मेरा सी लेवल बढ़ता है 100 मीटर से, तो इंक्रोचमेंट बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं भारत को अगर आप देखें तो भारत के इंदस और गैंगटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन में भी पानी घुस चुका है। यही नहीं, फ्लोरिडा आप देख सकते हैं डूब चुका है, यहां देख सकते हैं आप अमेज़न डूब चुका है, यहां देख सकते हैं पानी इंक्रोच कर चुका है अंदर तक। मतलब लगभग आपका ये पार्ट देखिए डूब चुका है। 100 मीटर अगर पानी बढ़ जाए तो ये सब डूब सकते हैं। इनंडेशन ऑफ द लैंड 100 मीटर पे, तो 70 मीटर तो एक अनुमान है। अगर अंटार्कटिका और ये सब आइस मेल्ट कर जाए, मान लीजिए 100 मीटर बढ़ गया पानी, तो ये सब डूब चुका है। पर ये बढ़ने का ये नहीं कि कल ही बढ़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। पर साइंटिफिक कम्युनिटी लगी हुई है रोकने में भी इस प्रोसेस को, कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं।
और अगर 400 मीटर बढ़ जाए सी लेवल तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर जगह पानी ही पानी आपको दिख रहा है। भारत में भी आप देख सकते हैं लगभग पानी है। पेनिनसुला प्लेट्यू बच गया, बाकी सब डूबा हुआ आपको इधर दिख रहा होगा। तो सबसे पहली बात यह आती है कि क्या नेचुरल फैक्टर से जो इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। एक वोल्केनिक इरप्शन भी अगर हो जाए और वो धरती को ठंडा कर दे तो ये सब कवायदें कम हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है साइंटिफिक कम्युनिटी वर्क कर रही हो ऐसे सोल्यूशन की तरफ कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो उसको रिवर्स कर दिया जाए। तीसरा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो भी सी लेवल राइज होगा वो एक हद तक होगा और उसके बाद वापस से वो रिवर्स करने लगेगा, क्योंकि आइस एज भी हमारे यहां हुए हैं, हमने आइस एज को भी देखा धरती पे। ये सब पॉसिबिलिटीज बनती है, पर इन सब में हमें याद रखना है ह्यूमन इंटरवेंशंस इस हद तक हो चुका है कि कहीं ना कहीं इनंडेशंस हो रहे हैं, हमें इसको रोकना चाहिए। हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए कि हम प्लेट्यू पे हैं या यहां हम बच जाएंगे। इतने कोस्टल एरियाज में इतनी कम्युनिटीज रहती हैं, इतने इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, सोसाइटल सेंटर्स हैं, उन्हें हमें बचाना होगा और हमें लग के इसके लिए करना पड़ेगा। भारत इसके लिए तत्पर है, देखना यह है कि दुनिया इसके लिए कितना तत्पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए और चिंता मत करिए, हम अभी कहीं नहीं डूबने वाले। धन्यवाद, जय हिंद।